नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ काली हवेली नॉवल का आखिरी पार्ट, जो है पार्ट 8। इस पार्ट में सारे रहस्य खुलने वाले हैं। इसके बाकी के 7 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं काली हवेली नॉवल का पार्ट 8। बड़ी ठक ठक की आवाज़ हो रही थी। दिनकर ने आंखें खोली। कुछ क्षण वो आंखें मिचमिचाता रहा और फिर कान लगाकर सुनने लगा। वो किसी दरवाजे पर पड़ती दस्तक की आवाज़ मालूम हो रही थी और कहीं समीप से ही आ रही थी। उसने अपनी कलाई पर बंधी रेडियम डायल वाली घड़ी पर दृष्टिपात किया। 1 बज चुका था। दस्तक निरंतर हो रही थी। उसने तकिए के नीचे से रिवॉल्वर और टॉर्च निकाल ली और उठकर दरवाजे के समीप पहुंचा। उसे दस्तक भूपत के दरवाजे पर होती महसूस हुई। उसने धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। गलियारा खाली था। भूपत के दरवाजे के आगे कोई नहीं था। तभी दरवाज़ा खुला और भूपत ने बाहर झांका। कौन है? भूपत बोला। हवा में एक साया सा लहराया। कोई चीज़ एकदम भूपत के सामने कूदी। दिनकर ने देखा, वो एड़ी से चोटी तक कफन जैसे सफ़ेद कपड़े में लिपटी एक आकृति थी। लगता था जैसे कोई लाश कब्र से उठकर आ गई हो। उस पर निगाह पड़ते ही भूपत के मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। दिनकर ने भड़ाक से दरवाज़ा खोला और गलियारे में छलांग लगा दी। लाश गलियारे में सरपट भागी। रुक जाओ! दिनकर उसके पीछे भागता हुआ चिल्लाया, वरना गोली मार दूंगा। लाश को जैसे पर लग गए थे। दिनकर ने फायर किया, तभी लाश मोड़ काट गई। दिनकर पूरी शक्ति से उसके पीछे भागा। वो इतना तेज भागा जितना वो अपने जीवन में कभी नहीं भागा था। परिणाम स्वरूप अगले मोड़ से पहले ही उसने लाश को ज्यादा बोचा। उसने पीछे से उस पर छलांग लगा दी और उसे लिए जमीन पर लौट गया। लाश पूरी शक्ति से उसकी पकड़ से छूटने के लिए फड़फड़ाने लगी, लेकिन दिनकर तो उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला था। बड़ी मुश्किल से तो एक भूत हाथ में आया था। उसने लाश को एक पटकनी दी और उसकी छाती पर सवार हो गया। लाश पूरी शक्ति से बंधन मुक्त होने के लिए हाथ पांव मारने लगी। दिनकर ने रिवॉल्वर की नाल जोर से उसकी गर्दन में चुभई और क्रूर स्वर में बोला, शांत हो जाओ वरना शूट कर दूंगा। दिनकर के बच्चे, मेरे ऊपर से तो उठ या मार ही डालेगा। दिनकर चिंक कर परे हटा। उसने टॉर्च चलाकर उसकी रोशनी लाश के चेहरे पर डाली। कफन में आंखों के स्थान पर 2 गोल दायरे कटे हुए थे, जिसमें से 2 आंखें झांक रही थी। उन आंखों में भय के स्थान पर विनोद का भाव था। जरा फिर से बोलो तो? दिनकर अनिश्चितता के स्वर में बोला। तुम जो समझ रहे हो मैं वही हूँ, लाश बोली। जरा उठाओ मुझे, तुमने तो मेरा कचूमर ही निकाल दिया। दिनकर ने उसे सहारा देकर उठाया। लाश ने अपने ऊपर से कफन उतार दिया। दिनकर ने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली। उससे आवाज़ पहचानने में गलती नहीं हुई थी। वो सुनील ही था। गुरुजी आप? दिनकर हैरानी से बोला। इस हवेली में प्रेत लीला आप रचा रहे हैं? अरे नहीं बाबा, मैंने तो केवल भूपत को चेक करने के लिए ये स्वांग रचा था। मतलब? भूत देखकर भूपत कैसा डरा, बेहोशी हो गया बेचारा। क्या इससे साफ जाहिर नहीं होता कि हवेली में चल रही भूत लीला में भूपत का हाथ नहीं? अगर हवेली के बाकी भूत भूपत के संगी साथी होते तो क्या वो मुझसे डरता? उल्टे मुझसे जवाब तलब करता कि मैं कौन सा भूत था और ये क्या मजाक था। ओह, ऐसे ही मैं जयपाल के सामने भी पड़ा था। वो मुझे देखकर बेहोश तो नहीं हुआ, लेकिन आंखें मूंद कर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा था। उसके दोबारा आंखें खोलने से पहले मैं वहां से खिसक आया था। उसने समझा होगा कि महावीर के नाम का जाप करने के कारण ही भूत पिशाच भाग गए थे। लेकिन आप थे कहाँ और दरवाजे पर दस्तक कैसे हो रही थी? गलियारा तो खाली पड़ा था। मैं भूपत के दरवाजे के ऊपर के रोशनदान के सींगचों को पकड़कर लटका हुआ था और उधर से ही दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। भूपत के दरवाज़ा खोलने पर एकदम उसके सामने पड़ने से ज़्यादा ड्रामेटिक बात मुझे ये लगी थी कि मैं यूं उसके सामने पड़ता जैसे आसमान से टपका हूँ। उसके बाहर निकलते ही मैंने उसके सामने छलांग लगा दी। इफेक्ट कैसा रहा था? इफेक्ट को झाड़ू मारिए भाई साहब, मैंने तो आप पर फायर भी किया था। अगर आपको गोली लग गई होती तो मैं मर गया होता। सुनील भोलेपन से बोला। आप तो मजाक कर रहे हैं। छोड़ो, मेरा प्रयोग सफल रहा। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हवेली की प्रेत लीला में भूपत या जयपाल का हाथ नहीं। लेकिन इससे विक्रम सिंह के गायब हो जाने की समस्या कहाँ हल हुई? वो भी हो गई समझो। ये तो गारंटी है कि विक्रम सिंह की हत्या हो चुकी है। अब तलाश उसकी लाश की है। किसने की उसकी हत्या, ये जानने के लिए अभी तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा।
अभी एक चाल और बाकी है, वो भी चल लूँ फिर कहानी खत्म। आप हवेली के भीतर कैसे पहुँच गए? ठाकुर साहब ने मुझे एक चोर दरवाज़ा बताया था, उसी को इस्तेमाल किया मैंने। सुनील साहब, एक गुप्त रास्ता संयोगवश मेरी जानकारी में आ गया है। वो हवेली के तहखाने को जाने वाला एक रास्ता है जो प्रत्यक्ष दीवार चुनवा कर बंद करवा दिया गया मालूम होता है। उस तहखाने की एक कोठरी में भी एक भूत बंद है। भूत? हाँ, एक विशालकाय स्याह काला लंगूर। भूपत उसे केले और अमरूद खिलाता है। कहाँ है? सुनील गहरी दिलचस्पी भरे स्वर से बोला। दिखाओ। दिनकर उसे रास्ता दिखाता हुआ नीचे तहखाने में ले आया। लंगूर कोठरी के एक कोने में सिमटा सोया पड़ा था, लेकिन उनकी आहट सुनकर जाग गया। वो दांत निकालकर उन पर धीरे धीरे गुर्राने लगा और लाल लाल आंखें निकालकर उन्हें देखने लगा। सुनील ने अपनी टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी कोठरी में फिराई। एक कोने में एक फावड़ा और कुदाल पड़ी थी। सुनील कुछ क्षण सोचता रहा और बोला, ये फावड़ा और कुदाल यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने ये दोनों चीज़ें अभी देखी हैं। दिनकर बोला, पहले तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। सुनील कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, ताला खोलो। चाबी तो नहीं है? दिनकर धीरे से बोला। रिवॉल्वर तो है। दिनकर ने रिवॉल्वर निकाली। उसने उसकी नाल ताले के कुंडे से सटाई और फायर कर दिया। ताला टूट गया। उस बंद गलियारे में गोली चलने की आवाज़ यूं गूंजी थी जैसे बम फटा हो। कितनी देर आवाज़ पथरीली दीवारों से टकरा टकरा कर लौटती रही। लंगूर की गुर्राहट बंद हो गई थी। वो सहम कर एक कोने में दुबक गया था। दिनकर ने दरवाज़ा खोला और एक और हट गया। लंगूर एक छलांग मारकर कोठरी से बाहर आ गया और गलियारे में एक और लपका। फिर दोनों भीतर दाखिल हुए। सुनील टॉर्च की रोशनी में कुछ क्षण कोठरी के फर्श का मुआयना करता रहा। फर्श कच्चा और सीलन भरा था। ये देखो। सुनील एक स्थान पर टॉर्च का प्रकाश स्थिर करता हुआ बोला, ऐसा नहीं लगता जैसे ये जगह हाल ही में खोदी गई हो? लगता तो है। दिनकर ने स्वीकार किया। तुम टॉर्च संभालो, मैं देखता हूँ। सुनील ने फावड़ा उठा लिया। उसने सावधानी से उस स्थान पर फावड़ा चलाना आरंभ कर दिया। कुछ ही देर में वहाँ लगभग 2 फुट गहरा खड्डा दिखाई देने लगा। तभी फावड़ा किसी सख्त चीज़ से टकराया। जरा रोशनी पास लाओ, सुनील बोला। दिनकर एकदम खड्डे के किनारे पर आ खड़ा हुआ। उसने टॉर्च का प्रकाश खड्डे में डाला। सुनील नीचे झुका। उसे मिट्टी में सना एक सूटकेस दिखाई दिया। उसने वो सूटकेस वहाँ से निकाला और उसे खड्डे के किनारे पर रख दिया। थोड़ी देर बाद खड्डे में से एक नई चीज़ बरामद हुई। वो पेंटिंग के सामान वाला एक कैनवस का बैग था। सुनील के होठों पर एक संतोषपूर्ण मुस्कुराहट उभरी। अब उसने पहले से ज़्यादा सावधानी से फावड़ा चलाना आरंभ कर दिया। फिर लाश भी बरामद हो गई। दिनकर, सुनील हाँफता हुआ बोला, तुम कल सुबह हवेली से कूच कर जाओ, जैसा आप कहें। दिनकर बोला, तुम जयपाल और ठाकुर साहब को कह देना कि तुम्हारी हिम्मत दगा दे गई है। तुम भूत प्रेतों से बुरी तरह से त्रस्त हो और अब इच्छा ना होते हुए भी मजबूरन इस्तीफा देकर जा रहे हो। यही बात तुम जाने से पहले गांव में भी अच्छी तरह से फैला देना कि इस भूती हवेली में रहना तुम्हारे बस की बात नहीं, और ये कि तुमने आज तक भूतों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब तुम पूरी तरह से मान चुके थे कि भूतों का अस्तित्व होता है। ठीक है, लंगूर का क्या होगा? दिनकर ने पूछा। उसे गलियारे में भटकने दो, जब भूख लगेगी तो अपने आप वापस कोठरी में आ जाएगा। ओके। और अब आखिरी काम। सुनील चट्टान वाली गुफा के दहाने पर बैठा सिगरेट पी रहा था। अभी बारिश होकर हटी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। कभी कभी पीले प्रकाशहीन चांद का अर्धवृत्त बादलों में से प्रकट होकर आकाश में अपनी उपस्थिति का क्षणिक आभास दे देता था। जोरी उसकी बगल में स्तब्ध बैठा था। दिनकर सवेरे ही हवेली से कूच कर गया था। सुनील ने उसके हाथ इंस्पेक्टर प्रभुदयाल को चिट्ठी भेजी थी, जिसकी अपेक्षित प्रतिक्रिया उसे फिलहाल दिखाई नहीं दे रही थी। 10 बज गए भाई साहब, एकाएक जोरी बोला। हाँ, सुनील चिंतित स्वर से बोला। तभी पानी में से एक हल्की सी चपचप की आवाज़ आई। दोनों कान लगाकर सुनने लगे। एक नाव इधर आ रही है, जोहरी बोला। मुसीबत, सुनील बड़बड़ाया। अब कौन आ गया? फिर नाव का आकार एक धुंधले साए की सूरत में उनकी आंखों के सामने उभरा। उन्होंने देखा नाव में केवल एक आदमी बैठा चप्पू चला रहा था। वे दोनों एक पत्थर की ओट में हो गए। नाव किनारे आकर लगी। एक आदमी उतरकर किनारे पहुंचा। सुनील, वो प्रभुदयाल की आवाज़ थी। सुनील ओट से निकल आया। अरे तुम क्यों चले आए इंस्पेक्टर साहब? सुनील बोला। प्रभुदयाल उनके समीप पहुंचा। वो सादे कपड़ों में था। उत्सुकतावश वो बोला, रहा नहीं गया, देखने चला आया कि तुम कौन सा ड्रामा स्टेज कर रहे हो। ज़रूर देखो, लेकिन तुमने इंतज़ाम तो पूरा करवा दिया है ना? बिल्कुल पूरा। सारा इलाका एक चूहेदान बना हुआ है। ऐसा इंतज़ाम किया है कि अगर अमेरिका का छोटा बेड़ा भी यहाँ पहुँच जाए तो बचकर वापस नहीं जा पाएगा। वेरी गुड। लेकिन तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुमने हवेली में ही अड्डा क्यों नहीं जमाया? हम तो यहीं ठीक थे, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हें वहाँ ले चलते हैं। अब क्या फ़ायदा?
अब हवेली का दरवाज़ा खुलवाना पड़ेगा। नहीं खुलवाना पड़ेगा, अभी वक्त है, आओ चलते हैं। तीनों नाव पर सवार हुए। नाव निशब्द हवेली के टापू के साथ आ लगी। तीनों किनारे पर पहुंचे। वहां सन्नाटा छाया हुआ था, कहीं कोई हलचल नहीं थी, पत्ता तक नहीं खड़क रहा था। सुनील लॉन में उगे पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसने उसके खोखले तने में हाथ डालकर पहिया घुमाया। हवेली की दीवार का एक पत्थर अपने स्थान से घूम गया और दीवार में रास्ता बन गया। कमाल है, प्रभुदयाल मंत्रमुग्ध स्वर से बोला। तीनों उस रास्ते से हवेली में दाखिल हो गए। भीतर पहुंचकर सुनील ने लीवर दबाकर पहिए को यथास्थान कर दिया। वे दबे पांव सीढ़ियां चढ़ते हुए उस विशाल हॉल में पहुंचे जिसमें सुनील की ठाकुर जोरावर सिंह से पहली मुलाकात हुई थी। वे हॉल को पार करके एक विशाल खिड़की की ओर बढ़े। खिड़की के समीप पहुंचकर सुनील ने उसको खोल दिया। बाहर हवेली के सिरे पर मौजूद मीनार साफ दिखाई दे रही थी। सामने समुद्र शांत था। वे प्रतीक्षा करने लगे। 12 बज गए। कहीं तुम्हारा ख्याल गलत तो नहीं हो रहा? प्रभुदयाल बोर होता हुआ बोला। हो सकता है, सुनील ने स्वीकार किया, लेकिन आज नहीं तो कल पंछी फंसेगा, और कल भी ना फंसा तो अगले दिन नहीं तो अगले महीने, अगले साल। इतनी आफत नहीं आई हुई, और फिर अभी तो 12 बजे हैं। अभी तो ड्रामे का वक्त आया है। असली इंतजार तो अब से शुरू होता है। प्रभुदयाल चुप हो गया। मैं अभी आया, सुनील बोला, और प्रभुदयाल के कुछ कह पाने से पहले कमरे से बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद वो वापस लौटा। कहाँ गए थे? प्रभुदयाल ने पूछा। यूं ही जरा बाहर, सुनील बोला। प्रभुदयाल कितनी ही देर संदिग्ध भाव से उसकी ओर देखता रहा, लेकिन मुंह से कुछ न बोला। 1 बज गया। एकाएक मीनार की बारहदारी में एक जुगनू सा चमका। वो देखो, सुनील फुसफुसाया। प्रभुदयाल आंखें फाड़ फाड़ कर बारहदारी की ओर देखने लगा। एक रोशनी बड़ी तरतीब से बारहदारी में जल बुझ रही थी। जब रोशनी जलती थी तो उसके पीछे एक साए का अस्पष्ट सा आभास मिलता था। उधर एकाएक जोहरी बोला। सुनील और प्रभुदयाल ने जोहरी की निगाहों का अनुसरण किया। दूर कहीं समुद्र के स्याह धरातल पर वैसी रोशनी जल बुझ रही थी। कोई सिग्नल? प्रभुदयाल फुसफुसाया। जाहिर है, सुनील बोला। बारहदारी में सिग्नल के तौर पर जलती बुझती इस बत्ती को यहाँ भूत लीला की प्रसिद्धि प्राप्त है। प्रभुदयाल चुपचाप खड़ा होठों पर जुबान फेरता रहा। बारहदारी में एक निश्चित अंतराल में बत्ती जलती बुझती रही, लेकिन समुद्र की ओर से जवाबी सिग्नल आना बंद हो गया था। थोड़ी देर बाद उनके कानों में मोटर बोट की चकचक की आवाज़ पड़ी। वे आंखें फाड़ फाड़ कर समुद्र की दिशा में देखने लगे। मोटर बोट? प्रभुदयाल बोला। 2 हैं, सुनील बोला। 3 हैं, जोहरी बोला। 2 आगे, 1 पीछे। सुनील ने देखा मीनार की बारहदारी में अभी भी बदस्तूर रोशनी जल बुझ रही थी, लेकिन मोटर बोट एकदम अंधेरे में आगे बढ़ रही थी। ना उनकी हेडलाइट्स जल रही थी और ना ही केबिन में प्रकाश था। तीनों मोटर बोट बहुत धीमी रफ्तार से हवेली की दिशा में बढ़ रही थी। एकाएक एक जोर का धमाका हुआ। आसमान पर एक शोला सा लपका। ये कस्टम वालों का सिग्नल है, प्रभुदयाल ने बताया। एकाएक उन 3 मोटर बोटों के गिर्द मोटर बोटें दिखाई देने लगी। सबकी हेडलाइट्स जल रही थी और उनका सीधा प्रकाश उनके बीच में घिरी 3 मोटर बोटों पर पड़ रहा था। शांत समुद्र की सतह एकाएक चमकदार रोशनियों से प्रकाशित हो उठी। कुछ मोटर बोटों में सर्च लाइट भी चढ़ी हुई थी, जिनका बहुत ही तीव्र प्रकाश बीच की मोटर बोटों पर पड़ रहा था। बीच के मोटर बोटों में खलबली मच गई। भाग निकलने की कोशिश होने लगी, लेकिन वे जिधर भी रुक करती थी, कस्टम वालों की मोटर बोटें उनके रास्ते में मौजूद होती थी। कस्टम की मोटर बोटें घेरा तंग करती जा रही थी। मीनार की बारहदारी से रोशनी आनी बंद हो गई थी। तभी फायरिंग शुरू हो गई। वातावरण गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा, लेकिन वो सिलसिला जल्दी ही खत्म हो गया। मुकाबला बराबर का नहीं था। तीनों मोटर बोटों वालों ने हथियार डाल दिए। खेल खत्म, प्रभुदयाल बोला। अब तो कोई बत्ती जलाओ। जरूर, सुनील बोला। उसने टॉर्च जलाई। उसके प्रकाश में उसने देखा कि हॉल के बीचों बीच लगी 15 फुट चौड़ी सड़क पर 2 मोटी मोटी मोमबत्तियां लगी हुई थी। उसने माचिस निकालकर वे मोमबत्तियां जला दी। कमरे में पीला सा बीमार सा प्रकाश फैल गया। प्रभु, सुनील बोला, जरा बाहर जाकर पता तो करो कि कस्टम वालों के हाथ में क्या आया है। अच्छा, प्रभुदयाल बोला, तुम भी चलो। अभी नहीं, मैं जरा यहाँ उस भूत का इंतजार करना चाहता हूँ जो मीनार की बारहदारी में रोशनी चमका रहा था। वो यहाँ आएगा? जरूर आएगा। तुम्हें कैसे मालूम? बस मालूम है। अच्छी बात है। वो दरवाजे की ओर बढ़ा। जल्दी लौटना, सुनील बोला। अच्छा, वो बोला। प्रभुदयाल चला गया। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया। तभी हॉल का दरवाजा खुला और भयभीत जयपाल और भूपत भीतर दाखिल हुए। तुम? जयपाल उसे देखते ही बोला। यहाँ? हाँ, सुनील मीठे स्वर से बोला। आइए छोटे ठाकुर साहब। तुम भीतर कैसे आ गए? हवेली के भूतों से मेरी रिश्तेदारी है, उन्होंने रास्ता दिखा दिया। जयपाल कसमसाया और चुप हो गया।
ये बाहर क्या हो रहा है? फिर उसने पूछा। स्मगलर पकड़े जा रहे हैं, सुनील शांति से बोला। स्मगलर? कैसे स्मगलर? वही जिन्होंने इस हवेली को अपना अड्डा बनाया हुआ है और जिन्होंने अपनी करतूतों पर वोट डालने के लिए इसे भूती हवेली बनाया हुआ है। क्या कह रहे हो? जयपाल मुंह बाए उसका मुंह देखने लगा। अभी थोड़ी देर यहीं ठहरो, सारी कहानी स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी। जयपाल चुप हो गया। कोई 10 मिनट बाद प्रभुदयाल वापस लौटा। बाप रे, वो आंखें फैलाकर बोला। एक ही बार में स्मगलिंग का इतना माल कस्टम वालों की पकड़ में कभी नहीं आया होगा। भारत में स्मगल होकर आने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उन 3 मोटर बोटों में मौजूद नहीं थी। क्या सोना, क्या घड़ियाँ, क्या कपड़ा, हर चीज़। अच्छा? सुनील बनावटी हैरानी जाहिर करता हुआ बोला। हवेली में मीनार के एकदम नीचे एक गुफा है जिसमें ऐसे सामान का भारी स्टॉक मौजूद था जो भारत से बाहर स्मगल होता है। आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में एक बार में स्मगलिंग का इतना माल कभी नहीं पकड़ा गया। सारी मोटर बोटें दुबई से आई थी। तीनों में मौजूद एक एक जीवित व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ मरे भी हैं 5, और गिरफ्तार लोगों में 2 ऐसे स्मगलर भी हैं जिनके भारत के अतिरिक्त 8 और मुल्कों में वारंट निकले हुए हैं। स्मगलरों के इधर के कितने साथी गिरफ्तार हुए हैं? 15। सब गुफा के भीतर मौजूद थे। उनका सरगना पकड़ में आया। मालूम हुआ है कि वो माइकल नाम का कोई आदमी है, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं था। घबराओ नहीं, वो कहीं जाएगा नहीं, वो यहीं आता होगा। तुम्हें कैसे मालूम? अंदाज़ा है, लेकिन वो यहाँ क्यों आएगा और कहाँ जाएगा? कमाल है, बड़ी रहस्यमयी बातें कर रहे हो। देखते जाओ। प्रभुदयाल चुप हो गया। तुम्हारा वो भूत आया जिसका तुम्हें इंतजार था? थोड़ी देर बाद प्रभुदयाल ने पूछा। अभी तक आ जाना चाहिए था उसे, सुनील बोला। लगता है उसे घसीट कर लाना पड़ेगा। मतलब? जौहरी, तुम ऐसा करो, सुनील जौहरी से बोला। तुम छत पर मीनार के दरवाजे पर पहुंचो। और एकाएक वो चुप हो गया। उसने सबको चुप रहने का संकेत किया। उसकी निगाह राणा संग्राम सिंह की तस्वीर पर टिकी हुई थी। तस्वीर धीरे धीरे आगे को सरक रही थी। नीम अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे राणा संग्राम सिंह अपने घोड़े पर आगे बढ़ रहे थे। जयपाल हक्का बक्का सा तस्वीर देखने लगा। सुनील ने होठों पर उंगली रखकर सबको चुप रहने का संकेत किया और मोमबत्तियां बुझा दी। सब सांस रोके प्रतीक्षा करने लगे। बाहर जलती टॉर्च लाइटों की रोशनी थोड़ी बहुत हॉल में प्रतिबिंबित हो रही थी। उसके प्रकाश में सबने देखा कि राणा संग्राम सिंह की तस्वीर कोई 2 फुट आगे यूं निकल आई जैसे मेज में से दराज निकलता है। तभी एक आदमी हल्की सी धप की आवाज के साथ उस तस्वीर के पीछे से नीचे फर्श पर कूदा। सुनील ने तुरंत टॉर्च जला दी। वो आदमी चौंक कर सीधा हुआ। टॉर्च का प्रकाश सीधा उसके मुंह पर पड़ा। खबरदार, सुनील ने कर्कश स्वर में चेतावनी दी। हिलना नहीं, वरना गोली मार देंगे। जौहरी ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकालकर उसकी ओर तान दी। वो आदमी आंखें मिचमिचाता हुआ उनकी दिशा में देखने लगा। सुनील ने मोमबत्तियां दोबारा जला दी। इंस्पेक्टर साहब, वो बोला, स्मगलरों के सरगना और मीनार के भूत माइकल से मिलो। माइकल व्याकुल भाव से चारों ओर देखने लगा। कहने की जरूरत नहीं थी कि मीनार में पहुंचने का एक रास्ता ये भी है जिसमें से माइकल अभी बाहर निकला है। सुनील बोला। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जयपाल के मुंह से निकला। पहली बार जब मैं हवेली में आया था तो मैंने मीनार का भी चक्कर लगाया था। मीनार का प्रवेश द्वार बंद था और उस पर एक जंग लगा ताला झूल रहा था। हालात साफ बता रहे थे कि वो दरवाज़ा एक लंबे अरसे से खोला नहीं गया था, लेकिन फिर भी मीनार के भीतर मुझे ऐसा सूत्र मिला जिससे जाहिर होता था कि हाल ही में मीनार में कोई गया था। कोई आदमी, भूत नहीं। मैं भूतों को नहीं मानता। मुझे बात कितनी ही अलौकिक क्यों न लगे, मगर वो मुझे अपनी आंखों से दिखाई दी है तो मैं उसमें कोई चालाकी या कोई ट्रिक ही मानूंगा। मीनार में क्या सूत्र मिला तुम्हें? प्रभुदयाल ने पूछा। एक चरस वाला पनामा सिगरेट। दुनिया की कोई शक्ति मुझे विश्वास नहीं दिला सकती कि भूत चरस वाला पनामा सिगरेट पीते हैं, लेकिन भूपत ऐसा सिगरेट पीता है। जयपाल भी कभी कभी कश लगा लेता है और माइकल भी ऐसा सिगरेट पीता है, लेकिन जयपाल का मीनार से कोई वास्ता नहीं। ये बात मुझे तब महसूस हो गई थी जब मेरे हवेली में आगमन के दौरान यह हर स्थान पर साई की तरह मेरे साथ साथ फिरा, लेकिन मीनार में जाने में इसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। भूपत मुझे इतने लंबे चौड़े स्मगलिंग के काम को हैंडल करने योग्य आदमी नहीं लगा था, लेकिन वो माइकल का आदमी हो सकता था। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं, भूपत तिर विरोधपूर्ण स्वर से बोला। अब तो ऐसा ही लगता है, लेकिन तब मुझे तुम पर संदेह था। आगे बढ़ो, प्रभुदयाल बोला। मीनार की बारहदारी में दाखिल होने के लिए भी एक दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा बड़ी आसानी से खुलता बंद होता था। नीचे वाले दरवाजे की तरह ना तो वो सख्ती से खुलता था और ना उसके कुंडों कब्जों पर जंग लगा हुआ था। इसका मतलब था कि वो दरवाज़ा अक्सर इस्तेमाल होता था, लेकिन नीचे का प्रवेश द्वार खोले बिना वहां पहुंचने का कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं दिखाई देता था। इसका मतलब साफ था कि नीचे और ऊपर के दोनों दरवाजों के बीच में कहीं मीनार में दाखिल होने का कोई गुप्त रास्ता था
और वो रास्ता मीनार की तलहटी में ही कहीं होना असंभव था। बहुत ही सूक्ष्म जांच पड़ताल के बाद मुझे मालूम हुआ कि मीनार के निचले दरवाजे की दूसरी सीढ़ी का पत्थर अपने स्थान से हट जाता था। वहां से सीधा नीचे की ओर दीवार के भीतर भीतर एक रास्ता नीचे को चला जाता था। दीवार के भीतर भीतर? प्रभुदयाल हैरानी से बोला। हाँ, सुनील बोला। जयपाल ने मुझे खुद बताया था कि हवेली की दीवारें कई कई स्थानों पर 5-5 फुट चौड़ी थी और 3 फुट से कम चौड़ी तो कहीं भी नहीं थी। इतनी चौड़ी दीवार में क्या एक पतला रास्ता नहीं निकाला जा सकता? निकाला जा सकता है, प्रभुदयाल ने स्वीकार किया। मैं उस रास्ते में घुस गया और आगे बढ़ा। अंत में मैं एक स्थान पर पहुंचा जहां से आगे रास्ता बंद था। वहां मुझे कार की स्टीयरिंग व्हील जैसा चक्का दिखाई दिया। मैंने उस चक्के को घुमाया तो दीवार का एक भाग आगे को सरकने लगा और नीचे एक आयताकार छेद दिखाई देने लगा। मैं वहां से बाहर निकला तो मुझे मालूम हुआ कि वो वही रास्ता था जिससे अभी अभी माइकल बाहर निकला है। इसी रास्ते से माइकल या इसके आदमी मीनार में पहुंचते थे और अपने साथी स्मगलरों की मोटर बोटों को सिग्नल देते थे। मीनार का दरवाज़ा बाहर से मजबूती से बंद होने की वजह से ऊपर बारेदारी में होती हरकतों को प्रेत लीला समझा जाता था। लेकिन बाहर से लोग हवेली के भीतर कैसे आते थे? प्रभुदयाल ने पूछा। उसी रास्ते से जिससे हम हवेली में दाखिल हुए थे, सुनील बोला। माइकल और इसके आदमियों को निश्चय ही वो रास्ता मालूम है। मैंने खुद चेक किया है। कैसे? मैंने हवेली की दीवार के घूमने वाले पत्थर पर एक बाल चिपका दिया था। बाद में मुझे वो बाल उखड़ा हुआ मिला था। जाहिर है किसी को उस रास्ते की खबर थी। रास्ता खोलने के लिए जब वो पत्थर घुमाया गया था तभी बाल टूटा था। ओह, सुनील जयपाल की ओर घूमा। जयपाल, तुमने मुझे बताया था कि एक बार तुम्हारे देखते देखते राणा संग्राम सिंह अपने घोड़े से कूद पड़े थे और तुम्हारी ओर बढ़ने लगे थे। भय से तुम्हारे नेत्र मूंद गए थे। जब तुमने आंखें खोली थी तो तुमने राणा जी को पहले की तरह अपने घोड़े पर विराजमान पाया। वो और कुछ नहीं, तुम्हारे भूत लीला से परोक्ष रूप से त्रस्त मस्तिष्क की कल्पना की उपज थी। एक तो तुम्हारे अचेतन मस्तिष्क पर भूतों का भय बैठा हुआ था, दूसरे इस विशाल हॉल में रोशनी कभी भी पर्याप्त नहीं होती। तुमने नीम अंधेरे में किसी आदमी को तस्वीर के पीछे से नीचे कूदते देखा और तुमने समझ लिया कि राणा साहब अपने घोड़े से कूदे थे। विशेष रूप से जबकि तुम्हें यह भी मालूम था कि तस्वीर दीवारों के साथ पेचों से कसी हुई थी और अपने स्थान से हिलाई नहीं जा सकती थी। हो सकता है हवेली का एक दूसरा प्रसिद्ध भूत एक हड्डियों का ढांचा था। वो भूत बनना सबसे आसान काम था। मुझे नीचे एक तहखाने में एक स्याह काला लबादा मिला है जिस पर सामने की ओर फास्फोरस के पेंट से हड्डियों का ढांचा यानी कि एक कंकाल अंकित किया हुआ था। मगर अंधेरे में कोई आदमी वो लबादा पहनकर चले तो अंधेरे की वजह से आदमी और लबादा तो दिखाई देंगे नहीं, केवल अंधकार में रेडियम डायल की तरह चमकता हुआ फास्फोरस का पेंट दिखाई देगा और ऐसा लगेगा जैसे एक कंकाल चला आ रहा हो। लबादा पहने आदमी के पीठ फेरते ही चमकीला भाग दृष्टि से ओझल हो जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे कंकाल आगे बढ़ता हुआ एकाएक जादू के जोर से गायब हो गया हो। लेकिन वो एक सुंदर युवती में कैसे बदल गया? जयपाल बोला। और फिर वो सुंदर युवती एक स्याह काले विशालकाय लंगूर में कैसे बदल गई? ऐसा कुछ नहीं हुआ था जयपाल, सुनील कठोर स्वर से बोला। वो सब तुम्हारी कल्पना की उपज थी जो कि तुमने विशेष रूप से मुझे सुनाने को घड़ी थी ताकि मैं भयभीत हो जाऊं, मेरा भूत लीला पर विश्वास हो जाए और बाद में अगर मुझे वो तुम्हारा सधाया हुआ लंगूर दिखाई दे जाए तो मैं उसे भूत ही समझूं। तुमने हड्डियों का ढांचा तो शायद कभी देखा हो, लेकिन उसे किसी सुंदरी में या सुंदरी को लंगूर में परिवर्तित होते तुमने कभी नहीं देखा था। लेकिन छोड़ो, तुम तक अभी हम बाद में पहुंचेंगे। जयपाल ने थूक निकली। वो नर्वस भाव से होठों पर जुबान फेरने लगा। इसी प्रकार भूपत से भी मुझे कई ऐसी बातें सुनने को मिली जो प्रेत लीला में शुमार थी। इसके अपने कथा अनुसार स्पष्टतया तो इसने कभी कुछ देखा ही नहीं था, लेकिन इसने कई बार हवेली के गलियारों में साए मंडराते देखे थे। कई बार रात को अजीब अजीब आवाज़ें सुनकर इसकी नींद खुल जाती थी। कई बार हवेली के कुछ कमरों को साफ करते समय उसे ऐसा आभास मिलता था जैसे वहाँ कोई रहता रहा हो। कभी हमें खिड़कियाँ दरवाजे अपने आप बंद होने और खुलने की आवाज़ें सुनाई देती थी तो कभी चीज़ों की उठापटक और भारी कदमों की आवाज़ें। कहना ना होगा कि बारेदारी की रोशनी तो सारे गांव में मशहूर थी। ये सब कोई प्रेत लीला नहीं थी बल्कि माइकल के स्मगलरों के गैंग की हरकतें थी। इतनी बड़ी हवेली में 2 शख्स रहते हैं जिनमें से एक अंधा है। जयपाल यहाँ कभी कभी आता है। स्मगलरों ने बड़े ठाठ से अपने कामों के लिए यह हवेली हथियाई हुई थी और किसी को खबर भी नहीं थी। कभी किसी को कोई संकेत किया तो उसने इसे भूत लीला समझा। माइकल को मालूम हुआ तो उसने रहने वालों का भूतों पर विश्वास जमाने के लिए एक आध भूत इन्हें बनाकर भी दिखा दिया। स्मगलिंग के हेडक्वार्टर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए माइकल को हवेली से बढ़िया जगह हासिल हो ही नहीं सकती थी। हवेली की तो पहली मंजिल ही इस्तेमाल नहीं होती थी। तहखाने तक तो किसी के जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था।
हवेली के पिछवाड़े के समुद्र में उतरती गुफा को हवेली की ओर ठाकुर साहब ने बंद करवा दिया था, जो माइकल ने फिर खुलवा लिया था। स्मगलरों की मोटरबोट उस गुफा के रास्ते एक तरह से सीधा हवेली में ही घुस आती थी। गुफा का मुंह अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको मालूम होगा एकदम मीनार के नीचे है। मोटरबोट क्योंकि हमेशा अंधेरी रातों में यहाँ पहुँचती थी और हेडलाइट जलाए बिना पहुँचती थी, इसलिए उसे सही रास्ता दिखाने के लिए कोई सिग्नल ज़रूरी होता था। इसलिए ऊपर मीनार में एक बत्ती जलती बुझती रहती थी। क्यों माइकल? माइकल ने उत्तर नहीं दिया। सुनील, प्रभुदयाल बोला, तुमने ये कैसे सोच लिया? भूत लीला में माइकल का ही हाथ था, और किसका हाथ हो सकता था? इस गांव में माइकल के सिवाय और है ही क्या? यहाँ के मछुआरे तो माइकल की भेड़ें हैं। लेकिन फिर भी मैंने जयपाल और भूपत को चेक किया था। कैसे? मैंने खुद भूत बनकर इन्हें डराया था। भूपत तो बेचारा बेहोशी हो गया था और जयपाल भी कम भयभीत नहीं हुआ था। जयपाल और भूपत दोनों मुंह बाय सुनील को देखने लगे। अगर भूत लीला में इन लोगों का हाथ होता तो क्या ये उस नकली भूत से डरते जो मैं बना था? तुम ठीक कह रहे हो, प्रभुदयाल ने स्वीकार किया। सच पूछो तो मैं देवगांव में कदम रखते ही समझ गया था कि वो सारा गांव ही स्मगलरों का था। एक तो गांव बसाई समुद्र तट पर बड़ी सहूलियत की जगह पर था, फिर हवेली का माहौल और उसकी भूती मशहूरी की कहानी भी यही जाहिर कर रही थी कि इन लोगों के द्वारा अपनी कुछ हरकतों को छुपाने के लिए और अपनी कुछ सहूलियतों को बनाए रखने के लिए ही भूत चाल का प्रपंच रचा जा रहा था। मैं तो भूतों को मानता नहीं। मेरी निगाह में जहाँ भूतों के अस्तित्व की बड़ा जोर देकर दृष्टि की जा रही हो, वहाँ ज़रूर किसी का कोई गहरा स्वार्थ निहित होता है। मैं पहली बार यहाँ पहुँचा तो इन लोगों ने मुझे यूँ देखा जैसे वहाँ चोर घुस आया हो। हर किसी ने हर चंद कोशिश की कि मैं उस रात हवेली में ना जाऊँ और किसी प्रकार वापस चला जाऊँ, लेकिन मुझे भी जिद हो गई कि मैं हवेली ज़रूर पहुँचूँगा। मुझे टलता ना पाकर माइकल ने मुझे काफ़ी देर अटकाए रखने के बाद मुझे एक टूटी फूटी नाव दे दी, जिस पर कि मैं देवगांव को रवाना हो गया। उसे उम्मीद थी कि मैं रास्ते में ही किसी चट्टान से टकराकर मर खप जाऊंगा। उसकी उम्मीद के अनुसार ऐसा हुआ भी। उस नाव के परखच्चे उड़ गए, लेकिन मैं बच गया। कैसे? अपना अनुमान बताता हूँ। इसकी पुष्टि तो माइकल ही कर सकता है। मेरा ख्याल है कि स्मगलिंग का जो माल आज यहाँ पहुँचा है वो तब पहुँचना था जब मैं पहले यहाँ पहुँचा था। इसलिए ये लोग घबरा गए थे और मुझे हवेली से परे रखने की कोशिश करने लगे थे। मुझे टलता ना पाकर माइकल ने अपनी मोटर बोट पर लूसी को हवेली भेज दिया था ताकि वो समय आने पर मीनार से खतरे का सिग्नल प्रसारित कर दे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी नाव टूट जाने के बाद मुझे मदद के लिए चिल्लाता पाकर लूसी को ही मुझ पर रहम आ गया था और उसने मुझे किनारे पर खींच लिया था। क्यों माइकल? वो हरामजादी! क्रोध में माइकल के मुंह से इतना ही निकला था कि उसने होंठ बींच लिए। नेवर माइंड, सुनील बोला, पुलिस तुमसे सब कबूलवा लेगी। माइकल चुप रहा। आगे बढ़ो, प्रभुदयाल गहरी दिलचस्पी भरे स्वर से बोला। उस रात में हवेली में रहा था, सुनील बोला। हवेली में एक अजनबी की मौजूदगी में माइकल मोटरबोट किनारे नहीं लगवाना चाहता था, इसलिए उस रात बात टल गई। अगली रात से नौकर के भेष में हवेली में दिनकर पहुंच गया। माइकल के लिए फिर समस्या खड़ी हो गई। रोज बाहर से आई मोटरबोटों को सिग्नल दिया जाता था कि अभी वे किनारे लगने की कोशिश न करें। मामला बिगड़ा जा रहा था। मोटरबोटों के लौट जाने का अंदेशा पैदा हो रहा था। फिर माइकल ने दिनकर को भूत से डराकर भगाने की कोशिश की, लेकिन दिनकर भूत से डरने के स्थान पर उल्टा भूत के पीछे पड़ गया। बड़ी मुश्किल से भूत दिनकर की पकड़ में आने से बच पाया। फिर मेरे कहने पर दिनकर नौकरी छोड़कर यहाँ से कूच कर गया। मैंने उसके हाथ तुम्हें चिट्ठी भेजी कि तुम आज की रात कस्टम वालों के घेरे का इंतजाम कर लो। मुझे पूरा विश्वास था कि बौखलाया हुआ माइकल मैदान साफ पाकर पहला मौका हाथ आते ही खतरा टल जाने का सिग्नल प्रसारित करवा देगा। मेरा विश्वास सही निकला। नतीजा तुम्हारे सामने है। ठीक है, प्रभुदयाल बोला, बड़ा अच्छा हुआ। बड़ी होशियारी दिखाई तुमने, बड़ी काबिलियत दिखाई तुमने, लेकिन असली बात तो बीच में ही गायब हो गई। इस तमाम हंगामे के साथ विक्रम सिंह का क्या रिश्ता हुआ? वो कहाँ गायब हो गया? कैसे गायब हो गया? पहले यहाँ आते ही मेरे दिमाग में जो थ्योरी पनपी थी वो ये थी कि शायद विक्रम सिंह ने संयोगवश हवेली में स्मगलरों की हलचल देख ली थी और उसका मुंह बंद करने के लिए ही माइकल ने उसका कत्ल करवा कर लाश गायब करवा दी थी। माइकल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। नहीं नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया, सुनील उससे बोला। मुझे मालूम है तुमने ऐसा नहीं किया। पहले मेरा ख्याल था कि विक्रम सिंह की हत्या हुई थी, लेकिन अब लगता है मेरा ख्याल गलत है। यानी वो जैसे रहस्यपूर्ण ढंग से हवेली से कहीं गया था वैसे ही रहस्यपूर्ण ढंग से लौट आया मालूम होता है। क्या? जयपाल के मुंह से निकला। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे उसके कमरे में सोया पड़ा देखा था। कितनी ही देर कमरे में मरघट का सा सन्नाटा छाया रहा। ये नहीं हो सकता, एकाएक जयपाल चिल्लाया। क्यों नहीं हो सकता? सुनील ने प्रश्न किया। मेरा मतलब है वो भला ऐसा क्यों करेगा? वो पहले एकाएक गायब क्यों हो जाएगा?
और अब एकाएक बिना किसी को खबर किए वापस क्यों आ जाएगा? आओ चलकर उसी से पूछते हैं, सुनील बोला और उसने मेज से 2 जलती मोमबत्तियां उठाकर हाथ में ले ली। जयपाल ने थूक निकली। जौहरी, प्रभुदयाल बोला, माइकल को कवर करके रखना। अच्छा, जौहरी बोला। सब लोग विक्रम सिंह के कमरे के सामने पहुंचे। सुनील ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा बड़ी आसानी से खुल गया। यह दरवाज़ा कभी कभार अपने आप जाम हो जाया करता है, सुनील बोला। क्यों जयपाल? जयपाल ने उत्तर नहीं दिया। सब कमरे में दाखिल हुए। सुनील ने अपने मोमबत्तियों वाले हाथ ऊंचे कर दिए ताकि रोशनी अच्छी तरह सारे कमरे में फैल जाए। एक कोने की मेज पर विक्रम सिंह का सूटकेस पड़ा था। पलंग की पीठ के साथ उसका पेंटिंग के सामान वाला कैनवस का बैग टंगा हुआ था। कोई पलंग पर सिर से पांव तक कंबल ओढ़े सोया पड़ा था। इसे जगाओ, सुनील जयपाल से बोला। नहीं, जयपाल आतंकित स्वर से बोला। क्यों? ये विक्रम सिंह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुमने उसका कत्ल करके उसे उसके सामान सहित हवेली के एक तहखाने में दफन कर दिया था, सुनील कर्कश स्वर से बोला। नहीं, ये क्या किस्सा है? प्रभुदयाल बेसब्रेपन से बोला। अभी तो तुम कह रहे थे कि विक्रम सिंह जिंदा है और अभी तुम कह रहे हो जयपाल ने उसका कत्ल कर दिया। और फिर यह पलंग पर सोया आदमी कौन है? विक्रम सिंह, सुनील बोला। जयपाल, वो बहुत गहरी नींद सोया मालूम होता है। जरा आगे बढ़कर इसे जगाओ। नहीं, जयपाल आतंकित स्वर से बोला। मैं जगाता हूं। प्रभुदयाल दृढ़ कदमों से आगे बढ़ा। नहीं, जयपाल चिल्लाया, उसे हाथ मत लगाना। प्रभुदयाल ने आगे बढ़कर कंबल का एक कोना पकड़ा और उसे एक झटके से शरीर से खींच लिया। नीचे विक्रम सिंह की पूर्ण विघटन की ओर अग्रसर होती मिट्टी से सनी बदबू छोड़ती लाश पड़ी थी। जयपाल के मुंह से एक हृदय विदारक चीख निकली और वो जान छोड़कर वहां से भागा। पकड़ो, सुनील चिल्लाया। प्रभुदयाल उसके पीछे लपका। भूपत ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन जौहरी ने उसे वहीं दबोच लिया। उस गड़बड़ का फायदा उठाकर माइकल ने भी वहां से खिसकने की कोशिश की। जौहरी ने बेहिचक फायर कर दिया। गोली माइकल के कान को छूती हुई गुजर गई। उसके बाद उसने अपनी जगह से हिलने की भी कोशिश नहीं की। सुनील ने लाश पर फिर कंबल डाल दिया। थोड़ी देर बाद प्रभुदयाल वापस लौटा। वो जयपाल को गर्दन से पकड़े हुए था। उसने उसे कमरे में धकेल दिया। क्या किस्सा है? प्रभुदयाल रुक्ष स्वर से बोला। और जरा जल्दी जल्दी बोलो, पहेलियां बुझाने की कोशिश मत करना। पहले इसे कहो कि ये कबूल करे कि इसने विक्रम सिंह की हत्या की है। ये कबूल कर चुका है। वेरी गुड, तो सुनो। जयपाल एक रईसों की तरह जिंदगी गुजारने का आदी आदमी है। विलासिता और मौज मस्ती इसके घुट्टी में मिली है। ये बढ़िया क्लब में जाता है, बढ़िया शराब पीता है, बढ़िया औरत का सहवास चाहता है, हर काम बढ़िया और ठाटदार तरीके से करना चाहता है। लेकिन ठाकुर साहब इसे जेब खर्च के लिए देते हैं केवल 500 रुपये, जो इस ऊँट के मुंह में जीरे की हैसियत रखते हैं। ठाकुर की दौलत हथियाने का कोई तरीका इसे सूझ नहीं रहा था। फिर इसका ध्यान उस इकलौती कीमती चीज़ की ओर आकर्षित हुआ जिस तक इसकी पहुंच थी। कौन सी? ठाकुर साहब के दुर्लभ चित्रों का संग्रह। ठाकुर साहब की आर्ट गैलरी में संसार प्रसिद्ध कलाकारों की बनाई दुर्लभ कलाकृतियाँ मौजूद थी। कई चित्रों की कीमत तो 1-1 लाख रुपए से ऊपर थी। जयपाल ने उन चित्रों को बेचकर दौलत हासिल करने का फैसला किया। इस संदर्भ में एक समस्या ये थी कि ठाकुर साहब अंधे होने की वजह से देख तो नहीं सकते थे, लेकिन चित्रों को गिन तो सकते थे। किसी आए गए को आर्ट गैलरी दिखाकर इस बात की पुष्टि कर सकते थे कि वहाँ पूरे 104 चित्र मौजूद थे। इसका हल जयपाल ने यह निकाला कि इसने असली कलाकृतियों के स्थान पर उनकी घटिया नकलें टांगनी शुरू कर दी। जब भी इसे पैसे की जरूरत होती थी, एक असली तस्वीर राजनगर की लिटन रोड पर स्थित त्रिवेणी आर्ट गैलरी में पहुंच जाती थी और उसके स्थान पर एक नकली पेंटिंग टंग जाती थी। राजा साहब की कितनी तस्वीरें इस प्रकार वहां पहुंच चुकी है जयपाल? जयपाल चुप रहा। जवाब दो, प्रभुदयाल गरजा। 22 बड़ी मुश्किल से जयपाल के मुंह से निकला। जब विक्रम सिंह के आगमन की बात जयपाल को मालूम हुई तो उसके छक्के छूट गए। साधारण आदमी को तो असली और नकली पेंटिंग में फर्क नहीं महसूस होता, लेकिन विक्रम सिंह तो खुद बहुत बड़ा चित्रकार था। उसकी निगाहों से नकल छुपी रहे यह असंभव था। इसलिए चोरी का एक छोटा अपराध छुपाने के लिए जयपाल ने कत्ल का बड़ा अपराध कर डाला। उसने पहली रात चाकू से विक्रम सिंह का खून कर दिया। उसकी लाश उसके सामान सहित नीचे तहखाने में पहुंचा दी और फिर ऐसी स्टेज सेट कर दी जिससे ये जाहिर हो कि विक्रम सिंह हवेली से भाग गया था। यानी कि इसने मोटर बोट देवगांव के किनारे पर जा बांधी, गैरेज में से काली एम्बेसडर निकाली और उसे राजनगर की महात्मा गांधी रोड पर खड़ी कर छोड़ आया। वापिस वो एक प्राइवेट टैक्सी पर आया जो सुबह 5 बजे के करीब देवगांव लौटती देखी गई थी। रमाकांत उस टैक्सी की तलाश में लगा हुआ है। मुझे उम्मीद है उसका ड्राइवर जयपाल को बड़ी सहूलियत से पहचान लेगा। आगे फिर जयपाल के सामने दूसरी मुसीबत तब आई जब ठाकुर साहब के बुलावे पर मैं हवेली पहुंचा। हवेली भूतों का नहीं स्मगलरों का अड्डा था, ये बात तो मुझे यहाँ पहुँचते ही महसूस हो गई थी।
मैंने यही समझा था कि विक्रम सिंह स्मगलरों का शिकार हो गया था। इसी आधार पर मैंने ये कहा था कि मेरे पास एक थ्योरी थी जो जयपाल के गायब होने का राज खोल सकती थी। जयपाल ये बात सुनकर घबरा गया। उसने समझा कि मैं कोई ऐसी बात भाप गया था जो उसे विक्रम सिंह का हत्यारा सिद्ध कर सकती थी। जयपाल जैसे अनाड़ी अपराधी में ना तो सब्र होता है और ना कोई योजनाबद्ध कार्य प्रणाली। इसलिए हड़बड़ाहट में इसने उसी रात मेरा भी कत्ल करने की कोशिश की। कैसे? जो कमरा मुझे दिया था वो विशेष रूप से एक हत्या की स्टेज के रूप में पहले से ही सेट किया हुआ था। विक्रम सिंह के हवेली में आने की खबर पहले ही आ गई थी। वो जानता था कि असली आर्टिस्ट के जाते ही उसकी पेंटिंग्स चुरा चुरा कर बेचने वाली पोल खुल जाएगी। इसने तभी विक्रम सिंह की ऐसी हत्या करने की स्टेज तैयार कर ली थी जो दुर्घटना लगे। इसने उस कमरे की छत का पलंग के एकदम ऊपर का एक पत्थर छत में से एक लोहे की खूंटी से फंसाकर इस प्रकार सेट कर दिया था कि खूंटी खींचते ही वो पत्थर नीचे आ गिरे। शहर से ये एक सधाया हुआ लंगूर लाया था जिसकी खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल होकर छत पर चढ़ जाने की और वो खूंटी खींच देने की ट्रेनिंग पहले से ही दी हुई थी और जरूर कहीं रिहर्सल भी करवाए होंगे। क्यों जयपाल? जयपाल के मुंह से बोल नहीं फूटा। विक्रम सिंह हवेली में आया। सुनील आगे बढ़ा, लेकिन किसी वजह से जयपाल उसे उस कमरे में रहने के लिए तैयार न कर पाया। ऐसी क्या बात थी जयपाल? प्रभुदयाल ने अधिकारपूर्ण स्वर से पूछा। वो आर्ट गैलरी की बगल के कमरे में रहना चाहता था, जयपाल दबे स्वर से बोला। प्रभुदयाल की आवाज में ऐसा दबदबा था कि जयपाल चुप नहीं रह पाया था। विक्रम सिंह असली कलाकार था। उसकी ऐसी महान कलाकृतियों के ज्यादा से ज्यादा करीब रहने की इच्छा प्रकट युक्ति संगत भी लगता है। बहरहाल विक्रम सिंह का कत्ल तो जयपाल के लिए जरूरी था और वो हुआ। अंतर केवल इतना था कि वो उसकी मौत को दुर्घटना का रूप न दे सका, इसलिए उसे उसकी लाश ठिकाने लगाने की जहमत उठानी पड़ी। अगर वो छत के पत्थर गिरने से मरता तो बड़ी आसानी से ये कहा जा सकता था कि दुर्घटनावश खंडर बनती हवेली की छत नीचे आ गिरी थी और वो बेचारा मर गया था। सुनील एक क्षण चुप रहा और फिर बोला, बाद में यही तरकीब जयपाल ने मेरी हत्या के लिए इस्तेमाल की, लेकिन तकदीर से मैं बच गया। मुझे अब याद आ रहा है कि रात को दरवाज़ा भीतर से बंद कर लेने की और एक आध खिड़की खुली छोड़ देने की राय जयपाल ने मुझे विशेष रूप से दी थी। इससे पहले लंगूर जैसे भूत की कहानी की स्थापना इसने पहले ही कर दी थी, ताकि अगर मैं संयोगवश अपने कमरे में लंगूर देख लूं तो उसे भूत ही समझूं। अगली सुबह तुम्हें यह संदेह हुआ कि तुम्हारी हत्या का प्रयत्न किया गया था? प्रभुदयाल ने पूछा। कतई नहीं, सुनील बोला। मैं तो उसे एक कच्ची दुर्घटना समझा था। हाँ, लंगूर देखकर मेरा माथा जरूर ठनका था, लेकिन उसे भी मैंने दृष्टिभ्रम समझकर मन से निकाल दिया था। ये तो बहुत बाद में जब मैंने बड़ी बारीकी से उस कमरे की छत का निरीक्षण किया था तो मुझे वास्तविकता का अनुमान हुआ था। तुमने ये कैसे सोच लिया कि वो इंतज़ाम वास्तव में विक्रम सिंह के लिए किया गया था? इसलिए कि ये इंतज़ाम कोई एक आध घंटे में तो हो जाने वाला नहीं था ना। विक्रम सिंह के आगमन की तो उसे पहले से खबर थी, इसलिए उसने सारा इंतज़ाम कर लिया था। मैं तो यहाँ बड़े अप्रत्याशित ढंग से एकाएक आधमका था। मेरे यहाँ पहुँचने के बाद इतना लंबा चौड़ा इंतजाम करने की गुंजाइश कहाँ थी? तुम्हें पेंटिंग्स की हेराफेरी की खबर कैसे लगी थी? क्या तुम्हें ऐसी चीज़ों का ज्ञान है? कतई नहीं। मैंने सारी तस्वीरों को खूब ठोक बजाकर देखा था, लेकिन मुझे सपने में भी नहीं सूझा था कि उनमें से कोई नकली भी थी। हाँ, एक पेंटिंग मुझे ज़रा अपेक्षाकृत नहीं लगी थी, जिसके बारे में जयपाल ने कह दिया था कि भूपत ने उसे ज़रा ज़्यादा प्यार मोहब्बत से झाड़ पोंछ दिया होगा, और मैं संतुष्ट हो गया था। मज़ेदार बात यह है कि पहले जयपाल ने मुझे आर्ट गैलरी में ले जाने में बहुत आनाकानी की थी। उसने मुझे ये कहकर टालने की कोशिश की थी कि सब वाहियात तस्वीरें थी, कोई पल्ले पड़ने वाली चीज़ नहीं थी। लेकिन जब उसे ये पता लगा कि मैं चित्रकला के बारे में कुछ नहीं जानता था और मैंने पहले कभी अमृतकला की रचना नहीं देखी थी, तो उसकी जान में जान आई थी और वो सहर्ष मुझे आर्ट गैलरी में ले गया था। तुम ये बताने जा रहे थे कि तुम्हें पेंटिंग्स की हेराफेरी की खबर कैसे लगी? प्रभुदयाल ने उसे याद दिलाया। हाँ, सुनील बोला। राजनगर में मैंने रमाकांत के माध्यम से जयपाल को चेक करवाया था। उसी ने मुझे बताया था कि जयपाल बड़े रईसी ठाट से रहता था और त्रिवेणी आर्ट गैलरी में बहुत जाता था। मैं और रमाकांत उस आर्ट गैलरी में गए तो मैंने वहाँ पॉल स्लोन नामक एक चित्रकार की न्यूड शीर्षक रचना लगी देखी। वही पेंटिंग मैं अभी पिछले दिन हवेली में लगी देखकर आया था। साथ ही गैलरी के मालिक भूलाभाई देसाई ने यह भी दावा किया कि वैसी पेंटिंग संसार में केवल एक ही थी। अब एक ही तस्वीर दो जगह कैसे हो सकती थी? मैंने यही सोचा कि हवेली से तस्वीर गायब हो चुकी होगी, लेकिन न्यूड वहाँ भी मौजूद थी। अगर देसाई का दावा सही था तो दोनों में से एक तस्वीर तो निश्चित ही नकली थी। देसाई वाली तस्वीर एक तो मेरी पहुँच में नहीं थी, इसलिए मैंने हवेली वाली तस्वीर चुपचाप उसके फ्रेम से उखाड़ ली और उसे ले जाकर एक विशेषज्ञ को दिखलाया। विशेषज्ञ से मुझे मालूम हुआ कि वो तस्वीर नकली थी। मैंने वो तस्वीर हवेली में यथास्थान पहुंचा दी। अब जयपाल का खेल मेरी समझ में आ गया था। भूलाभाई देसाई असली तस्वीरों की नकल तैयार करवाने में उसकी मदद करता था।
असली तस्वीर उसकी आर्ट गैलरी में बिकने पहुंच जाती थी और ठाकुर साहब के संग्रह में उसकी घटिया नकल लग जाती थी। जयपाल सुनील जयपाल की ओर घूमा। मेरा ख्याल है कि नकल तैयार करने के लिए असली तस्वीर यहाँ से नहीं ली जाई जाती थी, क्योंकि उसमें ठाकुर साहब को खबर लग जाने का खतरा था, बल्कि नकल तैयार करने वाला आर्टिस्ट यहाँ आता था। और जिस रात मैं यहाँ आया था उस रात आर्टिस्ट यहाँ मौजूद था और वो पॉल स्लोन की न्यूड की ही नकल तैयार करने यहाँ आया था। कैसे जाना? जयपाल के मुंह से निकला। जिस रोज़ मैं यहाँ आया था, सुनील बोला, उससे अगली रोज़ तुमने मुझे विक्रम सिंह का कमरा दिखाया था। उस समय उस कमरे का दरवाज़ा बड़ी आसानी से खुल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद जब मैं दोबारा उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा था तो दरवाज़ा खोले नहीं खुल रहा था। तुमने मुझे आकर बताया था कि वो दरवाज़ा कभी कभी जाम हो जाता था और उसकी चौखट में लोहे की छड़ फंसाकर खोलना पड़ता था। हाल ही में मैंने उस दरवाजे को खूब ठोक बजाकर देखा था। उसमें कोई खराबी नहीं थी। कमरे में निश्चय ही कोई था जो भीतर से दरवाज़ा बंद करके बैठा हुआ था। अगले ही दिन असली पेंटिंग त्रिवेणी आर्ट गैलरी में मौजूद थी। इसी से मैंने अनुमान लगाया है कि उसकी नकल हवेली में मेरी मौजूदगी के दौरान या उससे पहले तैयार की गई होगी। वैसे भी उसी रात को दिनकर वहाँ पहुँच गया। अगर बाद में कोई असली पेंटिंग लेने आया होता तो दिनकर की निगाह उस पर पड़ सकती थी। इसलिए मेरा ख्याल है यहाँ जो भी मौजूद था वो मेरे वहाँ से जाने के बाद मेरे पीछे पीछे ही असली पेंटिंग लेकर यहाँ से कूच कर गया था। मेरे एक बार विक्रम सिंह का कमरा ठोक बजाकर देख लेने के बाद तुमने तस्वीर की नकल बनाने आए आर्टिस्ट को ये सोचकर उस कमरे में रख छोड़ा होगा कि अब मेरी दोबारा लौटने की संभावना नहीं थी। मेरे दोबारा लौटने पर उस व्यक्ति के भीतर मौजूद होने के भेद को छुपाए रखने की खातिर ही तुमने दरवाज़ा कभी कभी जाम हो जाने वाली कहानी मुझे सुनाई थी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जयपाल मुँह से नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर लिखा था कि सुनील ठीक कह रहा था। भूपत, सुनील बोला, अब तुम बताओ, विक्रम सिंह के कुकर्मों में तुम्हारा किस हद तक साथ है? मेरा विक्रम सिंह के कत्ल से कोई वास्ता नहीं। भूपत विक्षिप्तों की तरह चिल्लाया। मैं तो छोटे ठाकुर का केवल ये भेद छुपाए रखने का गुनहगार हूँ कि ये बड़े ठाकुर के संग्रह की तस्वीरें चुरा चुरा कर बेच रहे थे और असली तस्वीरों के स्थान पर नकली तस्वीरें आर्ट गैलरी में टांगी जा रही थी। तुमने विक्रम सिंह की लाश दफनाने में जयपाल की मदद की थी। तुम्हें ये खबर थी कि विक्रम सिंह का कत्ल हुआ था? नहीं। भूपत रोने लगा। मुझे कतई खबर नहीं थी। मैंने तो उसी कहानी पर विश्वास कर लिया था जो छोटे ठाकुर ने हर किसी को सुनाई थी। लेकिन तुम्हें तहखाने में मौजूद लंगूर की खबर थी। उसे केले और अमरूद खिलाने तुम जाया करते थे। हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वास्तव में छोटे ठाकुर ने वो लंगूर वहाँ क्यों रखा हुआ था। पूछने पर उन्होंने मुझे बताया था कि वे लंगूर को सधाकर उसे बहुत ऊंचे दामों में सर्कस को बेचने वाले थे। खैर, तुम सच बोल रहे हो या झूठ? सुनील बोला। इसकी जांच पड़ताल पुलिस खुद कर लेगी। फिर वो माइकल की ओर घुमा। माइकल, अब मैं एक दो बातों की पुष्टि तुमसे चाहता हूँ। गो टू हेल। माइकल गुर्राया। प्रभुदयाल का एक झन्नाटेदार थप्पड़ माइकल के मुंह पर पड़ा। उसके बाएं गाल पर प्रभुदयाल के भारी हाथ की 5 उंगलियां उभर आई। जो पूछा जाए उसका सीधा और सच्चा जवाब दो, प्रभुदयाल कहर भरे स्वर से बोला। माइकल ने थूक निकली। मछली फैक्ट्री के एक टेम्पो पर एक आदमी ने देवगांव से शहर तक मेरा पीछा किया था। सुनील बोला। आदमी के चेहरे पर चेचक के घने गहरे दाग थे। वो तुम्हारा आदमी था? माइकल मुंह से कुछ नहीं बोला। उसने सिर हिलाकर हामी भरी। फिर वो आदमी मेरी कार का नंबर नोट करके वापस लौट आया था। तुमने राजनगर में जागिरी नाम के आदमी को फ़ोन करके मेरी कार का नंबर बता दिया था और उसे मेरा पीछा करने और मेरी असलियत के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कह दिया। जागिरी मेरे राजनगर पहुंचने से पहले ही हाईवे पर मेरी कार की प्रतीक्षा में मौजूद था। मेरी कार राजनगर में दाखिल होते ही वो मेरे पीछे लग गया था, लेकिन वो मेरे बारे में कुछ जानकारी हासिल करने में सफल नहीं हो सका था क्योंकि मैं उसे डॉस दे गया था। उसने यही बात देवगांव ट्रंक कॉल करके तुम्हें बता दी थी, ठीक? माइकल ने हामी भरी। पहली रात मेरी किस्ती टूट जाने के बाद मुझे लूसी नहीं बचाया था ना? हाँ, इस बार माइकल नफरत भरे स्वर से बोला। उसी हरामजादी ने बचाया था। उसने उस रोज तुम्हें मरकब जाने दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। कहानी खत्म, सुनील बोला। बाद में ठाकुर जोरावर सिंह को जयपाल की करतूतों की खबर लगी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। ज़्यादा दुख उन्हें इस बात का हुआ कि जो 22 चित्र जयपाल बेच चुका था वे अब सारे संसार में फैल चुके थे, इसलिए उन्हें दोबारा हासिल कर पाना संभव नहीं था। अपने भतीजे के भावी अंजाम से ज़्यादा दुख उन्हें विक्रम सिंह की मौत का हुआ था। उस घटना के बाद उन्होंने हवेली छोड़ दी और शहर की कोठी में आकर रहने लगे, जहाँ उन्होंने कई नौकर चाकर रख लिए। वहीं कोठी में उन्होंने एक आर्ट गैलरी की स्थापना की जिसमें उन्होंने अपने सारे दुर्लभ चित्र लगा दिए और आर्ट गैलरी को केवल अपनी मिल्कियत बनाए रखने के स्थान पर उसे कला पारखी जनता के लिए खोल दिया। उनके इस काम से अमृत कला के विद्यार्थी बहुत लाभान्वित हुए। जयपाल को कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा मिली। भूपत संदेह लाभ पाकर बरी हो गया, लेकिन वो लौटकर ठाकुर जोरावर सिंह के पास नहीं आया।
त्रिवेणी आर्ट गैलरी का मालिक भूलाभाई देसाई भी चोरी के माल में क्रय विक्रय के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ। उसे सेशन में 6 महीने की सजा हुई, लेकिन वो हाईकोर्ट में अपील करके छूट गया। माइकल और उसके संगी साथियों को लंबी लंबी सजाएं हुई। तफ्तीश पर मालूम हुआ कि माइकल की मछली फैक्ट्री तो केवल उसकी स्मगलिंग की गतिविधियां छुपाने के लिए ओट का काम करती थी। स्मगलिंग का अधिकतर माल डिब्बा बंद मछली के डिब्बों में भरकर ही सारे भारत में फैलाया जाता था। देवगांव से स्मगलरी का सफाया हुआ, माइकल का आतंक समाप्त हुआ तो वहां के गिने चुने ईमानदार लोगों ने चैन की सांस ली। ऐसे लोगों में हिंदुस्तान होटल का मालिक बूढ़ा गोवानी और उसकी लड़की लूसी भी थे, जो कि माइकल के आतंक से सबसे अधिक त्रस्त थे। सुनील की लूसी से एक मुलाकात हुई। उसने उसे अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। सुनील वापस राजनगर लौटा था तो उसे मालूम हुआ था कि रमाकांत ने उस टैक्सी ड्राइवर को भी खोज निकाला था, जिसके टैक्सी पर सवार होकर जयपाल वापस देवगांव लौटा था। उसे जयपाल की सूरत अच्छी तरह से याद थी। उसने एक पुलिस लाइनअप में से निसंकोच जयपाल को पिक कर लिया था। सुनील के जीवन का वो एक दुर्लभ केस था जिसमें रमाकांत और उसके आदमियों की भरपूर भागदौड़ हुई थी, लेकिन फिर भी उसने एक बार भी नगोदो का नाम नहीं लिया था और ना ही उस संदर्भ में कोई अपना परंपरागत असंतोष प्रकट किया था। समाप्त। तो दोस्तों, ये था काली हवेली नॉवल का आखिरी पार्ट। ये नॉवल आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।